इंद्रायुधा का जो दंश है वो असाध्य है। इसी के ऊपर और भी चीजें मिलेंगी। इनके जो दंश से क्या होगा, तो ताभिर्दष्टे पुरुषे श्वेतु अतिमात्रम, बहुत ज्यादा शोथ हो जाएगा, कंडू मूर्छा ज्वर दाह छर्दी, ये सारे तो विष के सारे लक्षण है। बस इंपॉर्टेंट क्या है इनका ट्रीटमेंट, क्या तो ट्रीटमेंट हो गया महागद का पान, आलेपन और नस्य। और इनके में से कौन सी असाध्य है, तो इंद्रायुधा जो है वो असाध्य है। अब आते हैं निर्विष जलोकाओं के ऊपर। जो निर्विष जलोकाएं हैं इनके नाम बड़े सुंदर सुंदर से हैं, जैसे कपिला है, पिंगला है, शंकुमुखी है, मूषिका है, पुंडरीक मुखी है, सावरिका है। अब प्रश्न एक उठा कि जिसके शरीर पर विचित्र पुष्प की आकृति बनी हुई है वो कौन सी है, सविष है या निर्विष है? तो उत्तर है वो सविष है। और वो कौन सी है, वो है हमारी सामुद्रिका। इसे हम याद कैसे करेंगे, इसे हम याद ऐसे करेंगे कि जो समुद्र के अंदर फूल पौधे होते हैं वो अलग ही, मतलब नॉर्मल से अलग ही उनकी शेप साइज होती है। तो जहां पे विचित्र पुष्पाकृति की बात की जाए वो समुद्र के अंदर मिलेगा, तो सामुद्रिका जो ही वो विचित्र पुष्पाकृति है। लेकिन एक और फूल आया है, वो है पुंडरीक। पुंडरीक पर्याय है कमल का। तो कमल के मुख जैसी जो होगी मुद्ग वर्णा, ठीक है, वो जो है वो कौन सी हुई, पुंडरीक मुखी हुई, और ये हुई निर्विष। तो जो विचित्र पुष्पाकृति वाली है वो सविष है, और जो पुंडरीक के पुष्प के समान मुख वाली है मुद्ग वर्ण, मुद्ग का मतलब मूंग के समान, मतलब हरा रंग होगा इसका, वो निर्विष जलों का है। अब कपिला पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मनःशिला के वर्ण की है। मनःशिला का वर्ण कैसा हुआ, वो रेडिश ऑरेंजिश कलर होता है, चमकदार, और उस वर्ण के इसके क्या है, पार्श्व हैं। तो पार्श्व के लक्षण की हमारे पास दो हुई। एक महापार्श्व रोमश वाली है, वो कौन सी है, अलगर्दा है। अलगर्दा का जो पार्श्व है उसमें रोए हैं और बड़ा बड़ा है, और ऐसे ही जिसके पार्श्व का वर्ण मनःशिला के समान है वो कपिला है। और मूंग के वर्ण की हमारे पास दो हैं, पहली है कपिला और दूसरी है पुंडरीक मुखी। ये इस तरह से जो वो होते हैं ना पॉइंट्स, इन्हें अलग से हमें मार्क करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये कंपैरेटिव क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अब आते हैं पिंगला। पिंगला में ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है। वर्ण की बात की जाए तो पिंगल वर्ण की है। तो अशित पीत वर्ण की एक थी और एक पिंगल वर्ण की है। तो अशित पीत वर्ण की कौन सी थी, वो सामुद्रिका थी, ठीक, और पिंगल वर्ण की कौन सी है, तो पिंगल वर्ण की पिंगला है। तो इसमें कुछ पूछना नहीं, लेकिन बहुत तेजी के साथ में चलने वाली है, बहुत आराम से रक्त पीती है, और वृत्त काया गोल शेप की है। ये कौन सी हो गई, पिंगला हो गई। अब द्विविध भूताकृति कौन सी थी, वो थी गोचंदना, और वृत्त काया वाली है वो पिंगला है। अब शंकुमुखी में ज्यादा कुछ समझने की चीज नहीं है, शंकु के समान मुख है। अब एक थी अणुमुखी। तो अणुमुखी कौन सी थी हमारी, गोचंदना। और शंकुमुख मतलब जिसका मुख छोटा सा, इसका भी मुख छोटा हुआ शंकु के समान, तो ये शंकुमुखी हुई। लेकिन इसका वर्ण जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये यकृत वर्ण की है। यकृत का वर्ण होता है लगभग चॉकलेट ब्राउन कलर का, तो यकृत वर्ण वाली हुई। और शीघ्र पाइनी, अब इसमें पूछा जाए कि कौन सी जलोका तेजी से रक्त पीती है, तो जिसके नाम में शीघ्र पाइनी हो गई वही पिएगी। तो शंकुमुखी तेजी से रक्त पीती है, और दीर्घ तीक्ष्ण मुख वाली होती है। क्योंकि शंकु क्या होता है, दीर्घ और तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया शंकुमुखी। तो दीर्घ तीक्ष्ण मुखी हुई शंकुमुखी, और अणुमुखी हुई सामुद्रिका। अणुमुखी वाली सविष है और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी वाली निर्विष है। आगे बढ़ते हैं, मूषिका। मूषिका इसका नाम इसलिए पड़ा कि चूहे की गंध बहुत बदबूदार होती है। अनिष्ट गंध वाली जो है वो है हमारी मूषिका। ठीक, आगे चलो, पुंडरीक मुखी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आई सावरिका। तो दो ऐसी हैं जो एक से नाम रिजेंबलेंस करेगा, सामुद्रिका, सावरिका। ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों में फूल आएगा। पद्म पत्र, फिर यहां आ रहा है कमल, तो कमल के फूल के जैसी नहीं है, यह है पद्म के पत्र के समान, ठीक है। और क्या इसका कलर है, तो पद्म का पत्र कैसा होता है, वो थोड़ा सा लाइटिश ग्रीन कलर में होता है। तो जिसका कलर जो है पद्म कमल के पत्ते के समान है, और 18 अंगुल प्रमाण वाली है, सबसे लंबी है ये,
18 अंगुल की। सबसे लंबी कौन सी? तो सावरिका सबसे लंबी है, 18 अंगुल की हो, पद्म पत्र के समान वर्ण वाली हो। ये सावरिका निर्विष जलौका है और इसका उपयोग पशुओं के लिए किया जाता है। सबसे लास्ट में 12वें श्लोक में मिलेगा सा च पशुवर्थे, वो जो है वो पशु के प्रयोग के लिए होती है, मतलब मनुष्यों में इसका उपयोग नहीं करना है, साफ मना कर रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन यहां और बनता, इनमें से कौन सी जलौका का उपयोग मनुष्यों में नहीं करना है? सारी मिलेंगी, अगर सावरिका है तो सीधा सावरिका आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो इन्होंने बताया आइडेंटिफिकेशन, कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी जलौका जो है वो सविष है, कौन सी निर्विष है। इसके आइडेंटिफिकेशन जितने भी थे इन्होंने क्लियर कर दिए। अब ये पूछा गया कि एक बात बताइए कि इसमें से कौन सी जलौका है जो कहां पे उगती है, इसके हिसाब मिलती है, इसके हिसाब से भी क्या हम जलौका का निर्धारण करेंगे। इसका पर्पस क्या रहा? इसका पर्पस ये रहा कि जब आप लेने जा रहे हैं, जलौका ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर आपको सविष लेनी है तो किसी जगह नहीं जाना है, निर्विष लेनी है तो कहां मिलेगी, ये आपको क्लियर है। तो जो यमन में, पांडव में, पौतन देश में पाए जा रहे हैं, इन क्षेत्रों वाली जलौकाएं वो बड़े शरीर की होती हैं, बलवान होती हैं, शीघ्र रक्त पीने वाली होती हैं और महाआसन, बड़े बड़े मुख होते हैं इनके, मतलब ये अच्छी हैं और इनको हम निर्विष जलौकाओं को यहां से इकट्ठा कर सकते हैं, यहां से जाकर के हम इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। अभी इन्हीं देशों में ही, ये जो देश हैं ऐसा नहीं है कि कहीं अलग, इन्हीं में ही जहां पर विषैली मछली हो, 14वां श्लोक, विषैली मछलियां हैं, मेढक है, मल है, ऐसी जो मतलब जो गंदी जगहों पे पाई जा रही हैं, यहां पे तो सविष जलौकाएं मिलेंगी। लेकिन जहां अच्छे अच्छे फूल हैं, अच्छी गंध वाली चीजें हैं, शैवाल है, वहां निर्विष जल में निर्विष जलौकाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके अनुसार हम जलौका ग्रहण करने के स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। पकड़ेंगे कैसे? 16वां श्लोक। तो पकड़ते समय में चीज ध्यान रखनी है, आर्द्र चर्मणा, ये इंपॉर्टेंट है। सद्योहत प्राणी की मांसपेशी पर मक्खन लगा करके और उससे हम इन्हें पकड़ेंगे, ठीक है। तो आर्द्र चर्म का प्रयोग हमें करना है इनको पकड़ने के लिए, कैप्चरिंग का प्रोसेस। अब कैप्चरिंग के बाद में इनका जो है, जो नर्सिंग है, केयर है, वो क्या है 17वां श्लोक बताता है। तो इसमें पहली चीज तो आती है पॉट कैसा होना चाहिए। तो उस जमाने में अर्दन पॉट इस्तेमाल किया जाता था, आज के समय में हम किसी भी चीज में रख देते हैं, लेकिन बेटर इज अर्दन पॉट। अगर वहां पे पूछा जाएगा तो हम उसको घट में रखेंगे, घड़े में रखेंगे। अब उसका आहार क्या होगा? तो शैवाल, वल्लूर, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो यही खाती है, तो वो उसमें डालना है। शयन के लिए ये मार्क करना, जलौका का शयन स्थान क्या है? तो तृण है, तृणम शय्यार्थम तृणम औदकानी च पात्राणी, ठीक। जल कितने दिन पे बदला जाएगा? 3-3 दिन पे बदला जाएगा। और वो बर्तन ही कितने दिन में बदल देना है? 7-7 दिन में बदल देना है। तो ये तो हो गई हमारी केयर, ठीक है। अब इसमें से भी जो हम लेकर के आए हैं, कौन सी हमारे काम की अच्छी है, कौन सी नहीं है, मतलब ग्राह्य और अग्राह्य के लक्षण बताए गए। तो जो स्थूल मध्य है, जिसका बीच का हिस्सा स्थूल दिख रहा है, क्लिष्ट है, ठीक है, जो देखने में ठीक ठाक सी नहीं लग रही है, पृथु है, चपटी है, जिसकी चेष्टाएं मंद हो, बहुत मतलब लेजी सी, आलसी सी पड़ी रहे और कम रक्त पीने की कोशिश करती हो, उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, वो अग्राह्य जलौका के लक्षण में आता है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो जलौका होती है उसको हमें कैसे, मतलब कौन सी जलौका हमें लेनी चाहिए और कौन सी जलौका हमारे लिए पर्पस के लिए ठीक नहीं है। अब जब हम आगे बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, तो 19वें श्लोक के अंतर्गत इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से आपको जलौका का वहां पे एप्लीकेशन करना है, किस तरह से आपको जो लगानी है। तो प्रोसीजर में मेनली आपके पास 5 स्टेप्स हैं जो यहां पे हमें देखने हैं। सबसे पहले वहां का प्री प्रोसीजर, जिसमें उस स्थान को तैयार करना, जिसके लिए हमारा क्या करना पड़ता है, हमें घर्षण करना पड़ता है। वहां पर जो स्किन है, उस स्किन के ऊपर की डेड टिश्यूज हटाने पड़ते हैं। तो घर्षण करने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, या तो आप गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्र के मत से अगर हम चलते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट से
इंपॉर्टेंट है।